नमस्कार दोस्तों। सब लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए हम रीट मेंस जो पिछली ईयर 2022 की एग्जाम जो 2023 में लगी उसमें आए हुए हम क्वेश्चनों को देख रहे थे। ये कौन सी है? 9th नंबर की क्लास है। उससे पहले हम 8 क्लास देख चुके हैं जिसमें L1 और L2 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो पेपर हुए थे उनके PYQ देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले साइंस वाला देख लिया, उसके बाद में हिंदी का देख लिया, फिर SST में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब ये संस्कृत जो L2 संस्कृत की एग्जाम होती है उसमें जो राजस्थान जीके के जो प्रश्न आए थे उनको आज हम देखने वाले हैं। ये कौन सी नंबर क्लास है? 9th नंबर क्लास है। कौन सी क्लास है? 9th नंबर क्लास है। राजस्थान का सामान्य अध्ययन PYQ प्रश्न व्याख्या सहित आपको चारों को व्याख्या सहित या कौन कौन से उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, इन सभी को हम देखने वाले। चलो देखते हैं। देखिए उससे पहले ये देखिए क्या है, ये पेपर कब का आया हुआ है? देखिए कब है? 2022 रीट मेंस परीक्षा 2022 है। संस्कृत किसकी? संस्कृत सब्जेक्ट लेवल 2 कब लगी थी? 27/2/2023 9 से 9:30 से 12 बजे तक के समय। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। 140 नंबर की बुकलेट दी। आपका 2.5 घंटे का समय होगा। कितने का? 2.5 घंटे का समय होगा। मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? 300 होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी के साथ कुछ दिए गए हैं वो हमारे में आंसर बनने हैं सीरियल क्रम से 150 तक। इसी के साथ सभी क्वेश्चनों का आप हल करोगे। सभी समान समान क्या है? अंक के दिए हुए हैं। यदि किसी प्रश्न में इसमें साथ नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/3। यदि किसी प्रश्न में डाउट होता है तो केवल अंग्रेजी ट्रांसलेट का क्वेश्चन सही माना जाएगा। इससे संबंधित सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए आप पढ़ सकते हो। देख सकते हो ऊपर हिंदी में, ऊपर अंग्रेजी में, नीचे हिंदी में दी हुई है, आप देख सकते हो। ऑप्शन बताए गए हैं। कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। ABCD ऑप्शन होंगे। उनमें से किसी एक ऑप्शन सही होगा। यदि 2 ऑप्शन भर देते हैं या फिर गोला करने में आप बाहर निकल जाएगा गोला सर्किल से, तो तब भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें। देखिए और ये हो गए। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती? कौन सी समवर्षा रेखा है जो संपूर्ण राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है? वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखो चाहे मत लिखो, ऊपर लिख दिया। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटेगी, या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी रेखा है जो आप संपूर्ण राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटेगी? देखिए ऊपर देखते हैं, आपको मैप के द्वारा समझाते हैं इसे। देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट समवर्षा रेखा कौन सी है? जैसलमेर। ये पहली सेंटीमीटर रेखा है। कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आगे देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जो राजस्थान से संबंधित जो वर्षा रेखा है केवल उन्हीं हम वर्षा रेखाओं देखेंगे। कौन कौन सी रेखा किनसे संबंधित है? अगली रेखा देखिए, लगभग ये वर्षा रेखा कौन सी है? ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितनी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। आगे देखिए ये हमारा अरावली वाला भाग हो गया। ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा हो गया? हमारा अरावली क्षेत्र। ये अरावली क्षेत्र हो गया। कौन सी? अरावली। अरावली पर्वतमाला हो गई। अरावली पर्वतमाला के कौन सा भाग? पूर्व सॉरी पश्चिम भाग। ये है पश्चिम भाग है अरावली पर्वतमाला का, इधर तरफ। इसके साइड में एक वर्षा रेखा और गुजरती है। इसके समांतर बोल सकते हो आप, ये इसके पास से बोल सकते हो। ये वर्षा रेखा ऐसे कह जाती है। ये वर्षा रेखा कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा है?
40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इसके साथ देखिए अरावली है, अरावली के मध्य में से बोलो या फिर पूरी तरफ, अरावली के मध्य या पूरी तरफ एक वर्षा रेखा और गुजरती है। यहां से मान सकते हो आप ऐसे। ये कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यह आप बीचों बीच में लिख सकते हो सर, यहां से गुजर सकते हो ऐसे। कितनी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आगे देखिए, एक वर्षा रेखा इधर गुजरती है ऐसी, ये वाली, ये वर्षा रेखा, ये कितनी है? 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो कितने एक हो गए हमारे जो इंपॉर्टेंट है? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखिए एक बार सभी वर्षा देखिए कौन कौन से क्या संबंध कुछ बनते हैं। जैसे पहले देखो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कितनी? कितनी वर्षा रेखा की बात करें? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है? यह रेखा जैसलमेर को, जैसलमेर को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। किसकी बात हो रही है? 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा। ये क्या करती है? 25 सेंटीमीटर रेखा है, यह है मरुस्थल को, किसको बात हो रही है? मरुस्थल को, मरुस्थल में कौन कौन से आएंगे? शुष्क और अर्ध शुष्क। क्या लिख सकते हैं आप कोष्टक में? शुष्क प्लस अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। यह मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। अगली देखिए, आगे आ रही है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये क्या करती है? यह है अरावली, अरावली के समांतर गुजरती है, समांतर गुजरती है। आगे कौन सी? और आप ये लिख सकते हो चाहे मरुस्थल का मरुस्थल की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। आगे देखिए कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा। इसका क्या काम है? यह संपूर्ण राजस्थान को, संपूर्ण राजस्थान को वर्षा की दृष्टि से दो बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। आगे देखिए, आगे लिख रखा है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसका क्या काम है? देखिए यह अति
वर्षा क्षेत्र जैसे पूर्वी राजस्थान व हाडोती से गुजरती है। सॉरी, दक्षिण राजस्थान, पूर्वी राजस्थान व दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। अब समझिए इसको ध्यान से, प्रश्न क्या बोल रहा है देखो समझाता हूं। आप सबसे पहले 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर को दो बराबर भागों में बांटती है। यह समरेखा जैसलमेर को दो बराबर बांटती है। प्रश्न आ जाए राजस्थान के जैसलमेर जिले को दो बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा होगी। ऑप्शन आ जाए 10, 25, 40, 50। कौन सी होगी? 10 सेंटीमीटर वर्षा होगी। आगे देखिए 50 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह संपूर्ण मरुस्थल को, पता है अरावली के पश्चिम भाग में हमारा मरुस्थल फैला हुआ है लगभग 61.1% के रूप में, जिसमें से संपूर्ण मरुस्थल को बराबर दो भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है? समवर्षा रेखा 25। कौन सी? 25। यहां दूसरे शॉर्ट में पूछ सकता है शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली कौन सी समवर्षा रेखा है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आते हैं समवर्षा रेखाओं संबंधी। राजस्थान के लिए केवल 4 समवर्षा रेखा है जो इंपॉर्टेंट है। सो 5। अगली है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह अरावली के समांतर गुजरती है। देखिए यह अरावली के बिल्कुल देखो समांतर गुजर रही है, अरावली के समांतर। तो आप बोल सकते हो अरावली के समांतर गुजरने वाली वर्षा रेखा जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। प्रश्न आ जाता है कि मरुस्थल है उसकी पूर्वी सीमा जो अरावली से लगेगी उसका निर्धारण किस वर्षा रेखा द्वारा होता है? वर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर। आगे है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह संपूर्ण राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। ऐसे तो बीच में नहीं है होने को, लेकिन इधर की तरफ वर्षा देखोगे बिल्कुल अंतर है, क्योंकि इधर की तरफ 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इधर को 50 से ज्यादा होती है। अर्थात संपूर्ण राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर। आगे 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कोटा, बूंद नहीं आएगा, बारा, हाडोती, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, लगभग ये जिले जिनमें 110, 120, कभी कभी 125, 30 सेंटीमीटर तक वर्षा रेखा होती है। अर्थात ये 100 सेंटीमीटर हो गई, इसकी इधर की तरफ 100 से ज्यादा हो जाएगी, लगभग आप मान सकते हो औसत 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमारे, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर, राजस्थान राज्य भूमि मतलब संपूर्ण राजस्थान भूमि कितनी कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर बता दिया आपको, शुष्क में 100 बता दिया। 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये 100 और 25 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, जहां पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर से संबंधित जिले आते हैं। लेकिन खासकर ये कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, केवल ये 5 वर्षा रेखा है जिनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जिले में पाई जाती है। राजस्थान में अकाल, आपको पता है राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में, और बात करें पश्चिम राजस्थान, वहां पर तो अकाल की हर तीसरे दिन अकाल की स्थिति रहती है। और अकाल के कारण, मुख्य अकाल कारण क्या है वहां पर? वर्षा का कम होना और शुष्कता का वृद्धि होना, अकालता वहां पर पाई जाती है। तो राजस्थान संपूर्ण इसी से है। प्रश्न पूछा है सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में? जैसलमेर में, पाली में, जालौर में, बाड़मेर में। तो आप एक बार देख के सोच सकते हो कौन सी जिले में होगी? जैसलमेर जिला है, वहां पर वर्षा सबसे कम पाई जाती है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ए। लेकिन जब बोर्ड के द्वारा इसका फाइनल आंसर माना गया, क्या माना गया? पाली। अब पता नहीं बोर्ड ने क्यों माना इसका आंसर, लेकिन ऑथेंटिक रूप से इसका आंसर जैसलमेर जिला है। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट भी नहीं किया, नए बच्चों को बोनस दिया, और आखिरकार इसका आंसर पाली माना। इसको पता नहीं बोर्ड ने क्यों माना, ये बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये क्या माना है? पाली को। बोर्ड के द्वारा यह उत्तर माना गया, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर क्या है? जैसलमेर जिला। क्या है? जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। आपने पढ़ा होगा जैसे राजस्थान का भारतीय विभाग द्वारा, इसके अलावा
कोपेन के द्वारा, इसके अलावा ट्रिवार्थो के द्वारा। ऐसे आपने कई जलवायु वर्गीकरण पढ़े होंगे, तब इनका भी वर्गीकरण पढ़ा होगा। उन्हीं में एक है कोपेन, जिसका क्वेश्चन हर बार सबसे अधिक बार पूछा जाता है। कोपेन है, उसने संपूर्ण राजस्थान है उसको 4 जलवायु भागों में बांटा था, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू, इस तरह से 4 भागों में बांटा। और कोपेन द्वारा जो विभाजन किया गया उसका मुख्य आधार वनस्पति था। क्या था? वनस्पति। वनस्पति के आधार पर संपूर्ण राजस्थान को 4 भागों में बांटा और उसने बताया कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वाला है वो केवल और केवल पूरे भारत में राजस्थान जिले में पाया जाता है, क्योंकि इससे अधिक शुष्क हमारे राजस्थान में कोई भी जिला कोई भी क्षेत्र नहीं है। तो एक बार देखिए, इसको देखते हैं आप, कोपेन जलवायु वर्गीकरण को देखिए। कोपेन का कोपेन का जलवायु जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, देखिए आधार क्या था? आधार कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया था, उसका मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। क्या था? वनस्पति। वनस्पति। देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, ईओआरओ या फिर किसी एग्जाम में आया था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है, ऑप्शन थे जलवायु, अगला ऑप्शन था वनस्पति, और था जैसे वर्षा, और तीसरा था तापमान। तो कौन सा होगा? जलवायु। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा होगा आधार? वनस्पति। कुल कितने भागों में बांटा? कुल 4 भागों में, 4 भागों में जलवायु वर्गीकरण वर्गीकरण किया। 4 भाग कौन कौन से थे? चार भाग कौन कौन से थे? बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू बी, देखिए बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। क्या हो गया? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। इसको ऊपर लिखिए, आपने दिख रहा, देखिए ये देखिए, ये जलवायु वर्गीकरण था। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू, किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। कौन कौन से जिले संबंधित थे आपको देखिए, मैप समझाते हैं इसको, कौन कौन जिले थे। देखिए कौन कौन जिले संबंधित थे। देखिए ये हनुमानगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, कुछ फलोदी वाला क्षेत्र है, और ऐसे बाड़मेर का बहुत कम हिस्सा आता है, या मान सकते बाड़मेर इसमें आता ही नहीं, किसी तरह मान लो, जैसे आप लिख सकते हो बाड़मेर का बहुत कम या न के बराबर आता है, इधर ले लो थोड़ा ऐसे। यह है, इसे क्या बताया गया कोपेन द्वारा? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। आगे देखिए कोपेन द्वारा कौन सा बांटा गया, आगे देखिए अरावली है, इसके पूर्वी भाग, जैसे मान लो इससे बना दिया ये वाला, ये किसी में बांटा गया? ये दूसरा बांटा गया, बी एस एच डब्ल्यू। आगे देखिए ये हाडोती का, सुनुम्बर, बूंदी कोटा, बारह वाले जिले ये होते हुए ये नीचे के, इन्हें माना गया ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू। और ये मध्य का क्षेत्र बच गया, कौन क्षेत्र? ये मध्य वाला क्षेत्र, इधर को हल्का और ले लो आप चाहे, ऐसे बना लो, इधर होते ऐसे इधर, और ये बच गया ये बीच में, इसे क्या कहा गया उसके द्वारा? सी डब्ल्यू जी। कौन सा? सी डब्ल्यू जी। तो मध्य वाला कौन सा हो गया?
अब देखिए BWHW ये कौन से है? इसमें श्रीगंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, बीकानेर आएगा, फलोदीवाल क्षेत्र आएगा, जैसलमेर आएगा। आगे देखिए BSHW चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले शेखावाटी क्षेत्र आएंगे, नागौर, जोधपुर, कुछ अजमेर का क्षेत्र आएगा, बालोतरा, पाली, जालोर, बाड़मेर। सिरोही तो मान लो, सिरोही तो उसमें चला जाएगा खासा इसमें, लेकिन इसमें ये जिले आएंगे किसमें? BSHW। CWG के अंतर्गत ये बीच में बढ़ते हुए अधिकतर नीचे के हिस्से के बजाय ऊपर वाले हिस्से ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर हिस्से इनसे ज्यादा आएगा, जिसमें आप जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा ये क्षेत्र आएंगे। आगे देखिए एडब्ल्यू के अंदर दक्षिणी राजस्थान और हाडोती, लेकिन ध्यान रहे बूंदी जिला इसमें नहीं आता। देखिए बूंदी जिला है ये किस में आता है? CWG के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले, कोटा, बारां, झालावाड़ जिले किस में आते हैं? AW के अंतर्गत। तो प्रश्न ने क्या पूछा था? BW जलवायु प्रकार की श्रेणी में वह है। BWH देखिए ऑप्शन पूछ रहा है इसकी BWHW कौन से में आता है? क्या बाड़मेर आता है? देखिए बाड़मेर आता है, बाड़मेर नहीं आता। जोधपुर आता है, जोधपुर संपूर्ण नहीं आता, जोधपुर का उत्तरी हिस्सा फलोदिया वाला कर दिया, लेकिन जब क्वेश्चन था जोधपुर यहां तक फैला हुआ था, तो मतलब कि कुछ हिस्सा या जोधपुर का पश्चिम हिस्सा इसके अंतर्गत आता था, मतलब जोधपुर आता है। क्या बीकानेर आता है? बिल्कुल, बीकानेर तो संपूर्ण इसी में आता है, बीकानेर भी आता है। क्या जैसलमेर आता है? जैसलमेर बिल्कुल। चारों ऑप्शन है जो आते हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा? पूर्णतः मतलब कि संपूर्ण भाग उसी के अंतर्गत आम देखोगे जैसलमेर है तो सबसे शुष्क है, और BWHW शुष्क वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक शुष्कता कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर में। तो पूर्णतः के आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर जिला। क्या हो जाएगा? जैसलमेर जिला, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? डाउटफुल है। उसके बाद में जैसे आंसर किया इसका आंसर माना गया जैसलमेर जिला, लेकिन बच्चों के द्वारा इसमें ऑब्जेक्शन लगाए गए बहुत अधिक, क्योंकि उनका मानना था बीकानेर हो सकता है जोधपुर का कम क्षेत्र आए, लेकिन बीकानेर भी संपूर्ण इसी क्षेत्र में आता है। तो जब बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर किया इस क्वेश्चन क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। तो आप ध्यान रखना है, यदि दोबारा ये ऑप्शन आते हैं इसी तरह का प्रश्न हो और जिसमें पूर्णतः लिखा हुआ हो तो जैसलमेर होगा, यदि पूर्णतः नहीं लिखता तो इसके आंसर 3 होते तब क्वेश्चन डिलीट करता, लेकिन बोर्ड ने फिर भी बच्चों के ऑब्जेक्शन देखते हुए क्वेश्चन क्या किया? डिलीट किया गया। तो ये क्या है? डिलीटेड क्वेश्चन है। क्या हुआ? क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। आप समझ गए आधार? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि होती है। राजस्थान में कौन सा मानसून आता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, जिसमें दो सहायकाएं हिंद महासागर से राजस्थान की दो सहायकाएं प्रवेश करती है। राजस्थान बोलो या संपूर्ण भारत में बोलो, अरब सागर की और बंगाल खाड़ी की, जिसमें प्रवेश करते हुए राजस्थान में भी लगभग 15 जून के समथिंग, कब? 15 जून के लगभग राजस्थान में अरावली, किससे? अरावली श्रृंखला के सिरोही जिले वाले क्षेत्र से प्रथम बार वर्षा प्राप्त होती है। यहां बोल सकते हैं सिरोही जिले में सबसे पहले वर्षा होती है, जो कि अरब सागर के द्वारा लाई गई ठंडी हवाएं अरब सागर के द्वारा वर्षा होती है। उसके बाद वो अरावली के समांतर होते हुए सीधी चली जाती है, और उसके कुछ दिन बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद जब जुलाई आती है, तो पता है आपने जुलाई में वर्षा होती है, यहाँ पर जुलाई आती है। जुलाई आने के लगभग उस समय अरब खाड़ी जो राजस्थान के हाडोती वाले क्षेत्र, किससे? राजस्थान के हाडोती क्षेत्र से प्रवेश करते हुए झालावाड़, कोटा, बूंदी में वर्षा करती है, फिर पूर्वी राजस्थान करती है, फिर अरावली टकराने के पश्चात कुछ वर्षा राजस्थान के पश्चिम भाग में करती है। तो कौन सी विधि थी? दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि। देखिए राजस्थान में वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून कितनी शाखाएं प्रवेश करती है? 2 शाखाएं, एक तो अरब सागरीय, एक तो अरब सागरीय और दूसरी बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से 2 शाखाएं राजस्थान प्रवेश करती है। जो सबसे पहले राजस्थान प्रवेश देखे जून में, कब? मध्य जून में। वर्षा की अवधि क्या है राजस्थान की? यदि इसकी बात करें अवधि, लगभग मध्य जून बोल सकते हो, 15 जून के लगभग, मध्य जून से कब तक चलती है? सितंबर तक। मध्य
जून से सितंबर तक, सितंबर तक, सितंबर तक क्या होती है, राजस्थान में मानसून की अवधि रहती है। 15 जून के लगभग राजस्थान मानसून प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन देखिए, मई से सितंबर बिल्कुल नहीं, मई में कोई वर्षा नहीं होती। मई के टाइम राजस्थान में उच्च, राजस्थान के उत्तर मई के समय उच्च तापमान रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। जून से अक्टूबर नहीं, सितंबर में ही राजस्थान में वर्षा समाप्त हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर तक राजस्थान में प्रत्यावर्तन मानसून की स्थिति होती है, और लौटता हुआ मानसून नाम से जाना जाता है, जिसमें मावठ के रूप में जाना जाता है। तब अक्टूबर में वर्षा होती है, अक्टूबर में वर्षा की अवधि नहीं है। ऑप्शन गलत हो गया। जून से सितंबर बिल्कुल सही है ऑप्शन। यदि मध्य जून हो और बेस्ट है, यदि मध्य जून नहीं दिया हो, जून से सितंबर ही वर्षा की अवधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या जुलाई से होती है, अक्टूबर तक नहीं, अक्टूबर में नहीं होती है। आप जुलाई मान सकते हो, लेकिन अक्टूबर नहीं आएगा, लेकिन वास्तव मध्य जून से होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप आंसर देने की कोशिश करिए, एक बार बताता हूं आपको इसको भी। देखिए, प्रश्न पूछा है, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भूभाग आकृति विभाग का हिस्सा है? पूरी मैदान का, थार या पश्चिम मरुस्थल का, हारडोती के पठार या उत्तरी अरावली का? इसकी अपेक्षा यदि प्रश्न में आता लूनी बेसिन और वेस्ट का, जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर 100% है, मैं बोलूँ तो आप 95% लोग गलत करते हैं। लूनी बेसिन सोच के मैदानी भाग सोचते, और मैदानी भाग का मतलब कि पूर्वी राजस्थान लगा। ऑप्शन नंबर ए जो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि हाडोती बेसिन है उसे ही लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बार, राजस्थान में कौन कौन से बेसिन है और किस किस भाग के अंतर्गत आते हैं, एक बार देखिए ध्यान से। मरुस्थल, राजस्थान में मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। कौन सी में, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क, जो आपको अभी बताया था। शुष्क और अर्ध शुष्क को दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन समवर्ष रेखा, ही कमेंट कीजिए आप एक बार। आपने पढ़ा है शुष्क वर्ष है, ये शुष्क को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। शुष्क को कितने, दो भागों में। एक में, एक मिनट रुकिए, एक है बालू का स्तूप, और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ऐसे लिख लो पूरा। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश कितने भागों में शुष्क है मरुस्थल, 58.50% परसेंट में है। जबकि बालू का स्तूप युक्त कितना है, 41.50% है। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये शुष्क मैदान भागों में बांट दिया। अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क तो शुष्क के पूरे भाग में, इसमें कौन कौन से, जैसे गग्गर बेसिन है, शेखावाटी बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, और लूनी या गोडवाल बेसिन। देखिए कौन कौन से इसमें तरफ, जैसे लिख सकते हो ऐसे लिख लो। पहला होगा शेखावाटी, शेखावाटी से पहले घग्गर लिख लो, घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। अगला कौन सा हो जाएगा, शेखावाटी, शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। अगला कौन सा हो जाएगा, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। आगे देखिए नागौरी उच्च भूमि, और अगला आएगा गोडवाल, गोडवाड़, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे लूनी, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन।
ये किसका हो गया, शुष्क और अर्धशुष्क का। एक और देख लीजिए साथ में, अच्छे समझ में आएगा। एक जैसे पूरी बेसिन को और देख लीजिए, कौन सा बेसिन, पूर्वी, पूरी प्रदेश को और देख लीजिए एक बार, बेसिन लिख दो, पूरी प्रदेश लिख दो। कौन कौन से इसके अंतर्गत, तीन आते हैं। जैसे हम मान सकते हो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, जैसे कौन सा, इसमें नहीं लिख रखा, चंबल बेसिन या माही बेसिन, माही बेसिन, माही बेसिन। एक कौन सा हो जाएगा, जैसे बाणगंगा, बनास, बनास बाणगंगा लिख लो एक साथ, बनास बाण गंगा बेसिन, बनास बाण गंगा बेसिन। ये संपूर्ण बेसिन हो गए हमारे राजस्थान में। प्रश्न आ जाए शेखावटी बेसिन किसका भाग है, शुष्क अर्धशुष्क, दो ऑप्शन ऐसे आ जाए, अर्धशुष्क। यदि प्रश्न सीधा पूछे नागरी उच्च भूमि किस प्रदेश का भाग है, ऑप्शन हो मरुस्थलीय, पूरी मैदान प्रदेश, हाडोती का पठार या रावली पर्वतमाला, किसको होगा, मरुस्थलीय प्रदेश। यदि मरुस्थल के अंतर्गत ऑप्शन दे दे शुष्क आएगा, तो घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, गोडवान या लूनी बेसिन, तीनों तीनों अर्धशुष्क, ये मरुस्थलीय, ये पश्चिमी राजस्थान के भाग है। प्रश्न ने पूछा गोडवाल बेसिन, कौन सा, गोडवाल बेसिन किस पर्वत भूभाग में आता है, किसमें आता है, पूरी मैदान में, बिल्कुल नहीं, या थार में, मौसम, बिल्कुल सही है। आगे आता है हाडोती, आ जाता है हाडोती एक अलग भी, बिल्कुल अलग पठार है। यदि आप ऑप्शन में उत्तरी अरावली आ जाए, अरावली को उत्तरी भाग होगा, पूरी मैदान के अंतर्गत आते हैं चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। यदि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, ऑप्शन आए चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और लूनी बेसिन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लूनी बेसिन। सबसे इंपॉर्टेंट लूनी बेसिन है। ऐसा लगता है जैसे माही है, चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, ये पूरी बेसिन का भाग होगा, तो हो सकता है लूनी नदी है, उसमें भी पानी आता है, पानी के साथ वहां पर लोग खेती भी काम लेते हैं, तो हो सकता है ये लूनी बेसिन किसका हो, पूरी हो, लेकिन गलत है, शेखावटी को। इंपॉर्टेंट कौन सा है इसके अंतर्गत, लूनी बेसिन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में, प्रश्न ने पूछा था किसका भाग है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आंसर दीजिए आप, क्या पूछ रहे हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021, कब से पूछा इसने, 2021 के बाद, 21-22, लेकिन अब हम 21-22 के नहीं पढ़ेंगे, किसके पढ़ेंगे, 2023 के। 2023 में जो नए आंकड़े आए वन विभाग के 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, उसको पढ़ेंगे। के अनुसार राज्य के वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम था संबंधित जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में, कि राजस्थान है उसका किस जिला है जिसमें सर्वाधिक, सॉरी न्यूनतम पूछा है, जो संपूर्ण क्षेत्र है उसके सबसे कम क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। ये पूछा था 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम नए डाटा 2023 के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार, 2023 के अनुसार। वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट 18 लिख लो, 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट यहां आप लिख सकते हो 2023, 2023 वाला। 2023 24 की डाटा के अनुसार क्या, सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रतिशत वन, सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पाए जाते हैं। अगला हो न्यूनतम, न्यूनतम प्रतिशत वन, सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं वन, उदयपुर में और प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में। यदि न्यूनतम पूछे चूरू, किसमें, चूरू में। उसके बाद में किसमें है, जोधपुर में, किसमें,
जोधपुर में, किसमें, जोधपुर जिले में। सर्वाधिक प्रतिशत वन उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, जबकि न्यूनतम चूरू, उसके बाद में जोधपुर। किसके आधार पर, प्रतिशत। यदि आपसे सीधा पूछे सर्वाधिक वन, ऐसे पूछे सर्वाधिक वन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर, उदयपुर, उदयपुर अलवर, उदयपुर अलवर हो जाएगा सर्वाधिक। यदि न्यूनतम पूछे तो चूरू और हनुमानगढ़, चूरू और हनुमानगढ़। ये सिंपल है, जब आपको कुछ भी नहीं दे तो सीधा पूछे तब की बात है ये। ये देखिए, यदि सीधा पूछे सर्वाधिक वन उदयपुर अलवर, न्यूनतम चूरू हनुमानगढ़। यदि प्रतिशत में सर्वाधिक पूछे तो उदयपुर प्रतापगढ़, न्यूनतम पूछे चूरू जोधपुर। 18वीं वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार। तो डाटा कौन सा होगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा न्यूनतम चूरू। कितना होगा, न्यूनतम चूरू। लेकिन जब ये प्रश्न आया था वो 2021-22 की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार आया, और उस समय न्यूनतम कहां पर थे, जोधपुर में, और उससे कम कहां थे, चूरू में। तो उस समय आंसर था ये जोधपुर, लेकिन अब आंसर क्या होगा, चूरू। आंसर क्या होगा, चूरू जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों को विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। आबू देलवाड़ा कोटा, आबू कोटा, आबू झालावाड़ या आबू देलवाड़ा अजमेर। 18वीं कब है, 1956 में, जब राजस्थान का 7वां चरण पूर्ण होता है। 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण पूर्ण होता है। जो कौन सा 7वां संविधान संशोधन के तहत जो कुछ जिले थे, या बोल सकते हो कुछ जिलों का भाग थे, जैसे आबू, देलवाड़ा, अजमेर। ये जो अजमेर में धारा सभा थी उसको समाप्त किया और राजस्थान में विलय किया। इसी के साथ आबू देलवाड़ा, जिसे कहां पर, गुजरात में या मुंबई में मिला दिया गया था, मुंबई प्रांत के अंतर्गत। तो उससे भी हमारे आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान मिलाया, अजमेर को वापस राजस्थान मिलाया, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो तब बोल रहे कौन कौन से जिले थे, कौन कौन से थे, आबू, देलवाड़ा, अजमेर। कौन कौन से, देख लीजिए एक बार। 1956 में क्या था, 7वां चरण पूर्ण होता है, और 7वां संविधान संशोधन किया गया। राजस्थान में किस किस को मिलाया गया था, राजस्थान में आबू व देलवाड़ा, जो कहां पर थे, दोनों ही सिरोही जिले के भाग थे। किसके थे, सिरोही जिले के भाग थे, इनको मिलाया गया। इसी के साथ अजमेर, मेरवाड़ा, जिसकी अपनी स्वयं की क्या थी, संसद थी, जिसे धारासभा के नाम से जाना जाता, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। इसी के साथ एक क्षेत्र और उसको मिलाया गया था, किसको, सिरोज गांव, जिसे एमपी को दिया गया था। इसी के साथ जैसे झालावाड़ जिले में एक सिरोज गांव है, उसे एमपी को दिया गया, और एमपी का सुनील टप्पा नाम का गांव था, उसे कोटा में मिला गया। किसे मिला गया, कोटा में। एक और देख लीजिए, किसे, सिरोज गांव, सिरोज गांव को किसको दिया गया, एमपी को दिया गया, को दिया व सुनील टप्पा, कौन सा, सुनील टप्पा गांव को कोटा, यहां बोल सकते हो राजस्थान, में विलय। राजस्थान क्या होता है, विलय होता है। इसी के साथ आप क्या मान सकते हो, इसी संशोधन के तहत
जो राज प्रमुख था उस पद को समाप्त किया गया और राज्यपाल पद प्रमुख का पद धारण किया गया और ये संशोधन किए गए थे। इसी के साथ और एक एक वो है राज्यपाल, वो कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वो भी सातवें संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो 1956 में आबू देलवाड़ा सिरोही को मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया, सिरोज गांव जो एमपी को दिया गया, सुनील टप्पा गांव जो कि राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपको बता दिया, झालावाड़ पहले मिल चुका था, कोटा भी पहले मिल चुका था, आबू दिलवाड़ा कोटा इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देख लीजिए, ये लिखे हुए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या पूछा है? अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है? अरावली की चोटी सर्वोच्च पूछी है, तो आप एक बार दीजिए और आंसर दीजिए इसका। देखिए अरावली की चोटी, अरावली की चोटी जैसे कौन सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लो। पहली कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। दूसरी कौन सी है? शेर। तीसरी दिलवाड़ा। जरगा, अचलगढ़। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे शेर, गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में है, सिरोही में। शेर भी कहाँ है? सिरोही में। दिलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही में। जरगा कहाँ है? उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। ये प्रमुख राजस्थान की चोटी हो गई। जो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई कितनी है? 1722। कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। सिरो, ये किसकी हो गई? से गुरु शिखर की। प्रश्न ने पूछा है कौन सी श्रेणी सर्वोच्च है? देखिए गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है, क्या गुरु शिखर शेर वाली है? शेर वाली है, बिल्कुल शेर वाली इसकी राजस्थान की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। किसी नंबर की? दूसरे नंबर की। और इसकी ऊंचाई बात करें 1597 मीटर। कितनी है? 1597, 1597 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है। तारगढ़ कहां पर है? तारगढ़ अजमेर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? अजमेर में, अजमेर जिले में है। अचलगढ़ कहां पर है? अचलगढ़ आपको लिखाई दिया, सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। अगर रघुनाथगढ़ की बात करें, सीकर में। कहां पर? कहां पर है? सीकर में। ये प्रमुख चोटी हो गई अरावली। कौन सर्वाधिक है? शेर हो गई, जरगा, जरगा है। उसके बाद शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी अरावली गुरु शिखर है, जिसमें संतों का आश्रय स्थल कहा जाता है। इसी के साथ जो केंद्रीय, ये कौन सा पुष्प, ये बोल सकते हैं आप वृक्ष, सॉरी पुष्प या फूल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गुरु शिखर के या सिरोही के अंतर्गत है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सागर जिले में स्थित है। अमर सागर किस जिले में स्थित? देखिए अमर सागर है वो दो है, एक ही जिले में दो अलग अलग चीज है। देखिए अमर सागर क्या है, एक बार अमर सागर को समझिए आप। अमर सागर, अमर सागर देखिए अमर सागर एक तो मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है, जो किस जिले में है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। किसमें? जैसलमेर जिले में। एक राम सागर और क्या है? सॉरी अमर सागर।
राम सागर नहीं, अमर सागर। अगला अमर सागर कौन सा है? अगला अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, हाँ, अमर सागर किस जिले में है? अमर सागर जैसलमेर, अमर सागर, अमर सागर जैसलमेर में। और यह पवन ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान का फर्स्ट पवन ऊर्जा संयंत्र है, जो 1999 में 1999 में 1999 में कार्य प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। देखिए एक बार समझिए अब अमर सागर क्या है। अमर सागर राजस्थान में दो है, एक तो मीठे पानी की मानव निर्मित झील है अर्थात कृत्रिम झील है जो भी जैसलमेर जिले में। अगली अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र है जो भी जैसलमेर, अमर सागर गांव का जैसलमेर के अंतर्गत है, जो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, 1999 में प्रारंभ किया था। यह क्वेश्चन 1999 में आरएस एग्जाम पूछा गया था, इसमें आरएस एग्जाम में एक बार एग्जाम में आया था कि अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र जो कि जैसलमेर जिले में, इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया। ऑप्शन में आया था जैसे 1999, 1952, 1998, 1994, कुछ ऐसे ऑप्शन थे। सही आंसर क्या था? 1999। अब समझ में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर सागर जिले में स्थित है, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या उदयपुर में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। उदयपुर में भी कई जिले हैं, पिछला झील, उदय सागर झील है, ये इसी के साथ कुछ और झील भी है, कुछ पठार भी है यहाँ पर। जैसे बात करें जोधपुर, जोधपुर की कौन सी है? कायलाना, कायलाना बीकानेर में, कोलायत जोधपुर में। तो ये कौन सी है? जोधपुर में कोलायत वाली है, ठीक है। और अगली बात करें जयपुर, जयपुर में जैसे कौन सी? सांबर झील है, इसी के साथ एक कानोता बांध है, कुछ झील कुछ बांध जयपुर में भी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने देखिए रीट में आए हुए क्वेश्चन देख रहे थे और उनमें से हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन देख लिए। आपको चारों ऑप्शन के साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारी थी वो बताई गई, जैसे यहाँ पर केवल 2550 बताया, उसके अलावा 10 सेंटीमीटर चम्मल 40 सेंटीमीटर रेखा किन किन जिलों से गुजरती है, इनको भी आपको बताया गया। जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण क्या आधार था, कौन कौन से भागों में कौन कौन से जिले आते हैं, उन सभी को यहाँ पर बांटा गया। जैसे ध्यान रहे बाड़मेर जिला है, कौन जिला? बाड़मेर जिला है। इसी के साथ बूंदी जिला है, ये बूंदी जिला AW ने आकर CWG के अंतर्गत आता है। बाड़मेर है, BWSW में आकर BSSW में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपको रीट में आए क्वेश्चन अच्छे लगे या कुछ और सुधार की हो तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं कि सर आपने ये बताया, इसमें कुछ आपको ऐसा बताना चाहिए, या फिर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि रीट में आए हुए कौन से, अभी हम संस्कृत डिपार्टमेंट संस्कृत पढ़ रहे थे, अभी और भी क्वेश्चन रहे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।